रुद्रपुर शहर के। सर, इस तरह से इस्तेमाल रहेगा और अपराधी इस तरह से बाहरी क्षेत्र से अपराधी आते हैं और अपराध करते हैं, क्या संदेश देते हैं? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि जो है ये पिछले 24 साल में जब से राज्य बना है, यहाँ पे बहुत अप्रत्याशित यहाँ समृद्धि आई है। यहाँ रोजगार बढ़ा है, यहाँ इंडस्ट्री आई है, टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ तीर्थाटन बढ़ा है और उसकी वजह से बाहर के अपराधियों को ये लगने लगा था कि प्रदेश में आसानी से आके हम क्राइम कर सकते हैं और ये एक छवि बन गई थी कि हमारा प्रदेश सॉफ्ट टारगेट। तो ये जो गलतफहमी हमारे प्रदेश के बारे में बनी थी, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस बात का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में उत्तराखंड हमारी देवभूमि ना तो बाहर के अपराधियों के लिए शरण स्थली बननी चाहिए और ना उनके लिए किसी प्रकार की कर्म भूमि। और वापस जाके माननीय मंत्री जी को भी उनके बारे में अवगत कराऊं और फिर उनके आधार पे जो भी हमें पुलिस की व्यवस्था में जो भी परिवर्तन लाने हैं, वो फिर योजनाबद्ध तरीके से वो परिवर्तन लाए। तो जिस तरह से आपने कहा साइबर के लिए हम थाने की स्थापना करेंगे और नए थाने चौकी, तो अगर हम बात की जाए तो फिर उत्तराखंड में इस तरह की क्या प्लान? देखिए, जो अभी मौजूदा थाने हैं, हर थाने में हम साइबर डेस्क खोलेंगे। ये मैं कह रहा मतलब अलग से, क्योंकि मेरा मानना ये थाना है वही साइबर क्राइम को भी देखेगा, महिला संबंधी अपराधों को भी देखेगा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। जहां आज इलेक्ट्रॉनिक युग का समय है, आप देखिए एनडीपीएस के मुकदमे कम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्टर नहीं है, वो कर नहीं पा रही पुलिस। निश्चित रूप से इसके समाधान के लिए उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है कि जो लोग इसके सप्लायर हैं और जिनकी एक लंबी फेहरिस्त है। मैं निश्चित रूप से कप्तान साहब से भी रूबरू होकर के अपने जिले की इस व्यवस्था को सुधारने के दृष्टिकोण से मैं उसमें आपको विस्तार से लिखित प्रश्न भी दूंगा। और आज आपने यहाँ पर मुझे 2 शब्द बोला, धन्यवाद करता हूँ। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समाधान के दृष्टिकोण में जो सुझाव दिए हैं उनको जरूर मैं समझता हूँ अपने कागजों में जरूर प्रिय होगा। ये स्वागत करना चाहूँगा और हमारे नए प्रदेश के जिले के कप्तान मिश्रा जी, आपका भी अभिनंदन। और हमारे माननीय निवेदन है और तीसरा मेरा निवेदन ये है कि जो बच्चे स्कूटी, मोटरसाइकिल या कारें चलाते हैं, टाइम टू टाइम चालान जरूर किया जाए, उन पे सख्ती जरूर की जाए, क्योंकि उसका जो है उम्मीद करता हूँ कि सर इस पे पूरा सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। कि कुछ कहना भी चाहे तो व्यक्ति सोचता कि मैं कह लिया जो कुछ कहना था, एक संदेश जाता है अपने आप में, तो वो संदेश आपने देने का प्रयास किया है। यहाँ पे भी थोड़ी चर्चा हुई इसके बारे में, महिलाओं के खिलाफ अपराध की, यहाँ छेड़खानी की समस्या बताई गई थी। लेकिन आप सभी जानते हैं बलात्कार को लेके, जैसे अभी बंगाल में हुआ, इतना बड़ा मुद्दा बना। आज से 12 साल पहले निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, जब समय में डेपुटेशन पे था। तो समय समय पे ये इस प्रकार के घिनौने और मैं कहूँगा मतलब दिल को दहला देने वाले अपराध हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में होते रहे हैं। हमारे यहाँ भी अभी रुद्रपुर में एक वो अस्पताल वाला नर्स वाला केस हुआ था, जिसमें कि बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन ये घटनाएं, इसमें मैं इतना आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमने जो इसमें एनालिसिस किया, सिर्फ पिछले 3 साल के जो ऐसे केसेस थे, 90% के करीब केसेस में जो अभियुक्त होता है वो उस महिला का या उस बच्ची का कोई जानकार व्यक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि ये सड़क पर चलने वाली महिलाओं के साथ कोई उठा के ले गया और रेप हो रहा है या मतलब इस तरह, वो ये उस टाइप का अपराध नहीं है। ये बलात्कार के ये अपराध जो हो रहे हैं, ये हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, कहीं जहाँ पे बच्चियाँ हमारी काम करती हैं, कॉलेजेस में जहाँ मतलब नौकरी करती हैं, वहाँ पर ये इस तरीके के उनके आसपास के लोग जो उन पर बुरी नज़र रखते हैं, वो ये उनके साथ मौका देख के इस प्रकार का वो कर रहे हैं। तो इसमें हम सबका ये प्रयास होना चाहिए। देखिए, हमारे पास जैसी इन्फॉर्मेशन आती है, आप सब मेरे ख्याल से आज से 20 साल पहले शायद पुलिस उतनी तेज़ी से या उतनी गंभीरता से महिला संबंधी अपराध में कार्रवाई नहीं करती थी। अब उस रवैये में
काफ़ी कुछ बदलाव आया। अभी भी 100% नहीं है। मैं तो चाहूँगा, देखिए, जब भी किसी महिला की गुमशुदगी की बात आए या कोई इस तरह की बात आए, विदिन 24 आवर्स अगर वो नहीं मिलती है तो उसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। ये हमने इसके भी निर्देश दे दिए हैं। कहीं पे भी खास तौर से नाबालिग बच्चियों को लेकर, नाबालिग हमारे यहाँ से प्रदेश से हर साल 400-500 की संख्या में मतलब लड़कियाँ नाबालिग, उसमें से अधिकांश थैंकफुली ऐसी होती हैं जो अपने साथ पढ़ने वाले या अपने किसी जानने वाले के साथ किसी उसमें प्रेम प्रसंग में चली गई हैं और लौट भी आती हैं। लेकिन उसका एक हिस्सा ऐसा भी है जिसको हम बराबर नहीं कर पाते, और मेरा मानना यह है कि या तो वो बच्चियाँ कहीं उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके उनको बम्बई में, कलकत्ता में कहीं इस तरह से सेक्सुअल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस सब में भी हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस की तो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जैसे ही किसी नाबालिग बच्ची का गुमशुदगी का है तुरंत हम उसमें कार्रवाई करें। लेकिन आप लोगों से भी हम ये कहेंगे कि जो जहाँ पे भी नाबालिग बच्चियाँ हैं, देखिए ठीक है, एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं तो अब कानून में उनको सारे अधिकार हैं, लेकिन कम से कम अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल करने की और उनकी गतिविधियों पे सही तरह से नज़र रखने की, उनको गाइडेंस देने की, और जहाँ ज़रूरत पड़े उन्हें टोकने की, डांट डपट करने की पहली जिम्मेदारी उस घर के माँ बाप की है, उस घर के बुजुर्गों की है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हमारे समाज में इसमें कमी आई है। पहले तो हम लोग जब थे तो दिन में अगर हम लोग लड़के लोगों के हम लोग तो जब खेलने भी जाते थे दोपहर में क्रिकेट या गली में अपने दोस्तों के साथ, तो बिना बताए घर से बाहर नहीं रह सकते थे। तो अब ऐसा क्या समाज में परिवर्तन आ गया है। और इसमें मैं कहूँगा काफ़ी कुछ हाथ मोबाइल फ़ोन्स का भी है। तो मैं तो मतलब इसमें कोई हालांकि कानूनी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन होना यही चाहिए कि हम जब हम 16 साल से कम की उम्र के बच्चे को गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं देते, मैं सीधा सा उदाहरण दे रहा हूँ, तो हम 16 साल से कम की उम्र के बच्चे को क्यों एक स्मार्टफोन उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और वो इंटरनेट पे जाके दुनिया भर की गंदगी से वाकिफ होता है, दुनिया भर की गंद देखता है वो इंटरनेट पे। वो बच्चा रियल वर्ल्ड में उसको अलाउड नहीं है। गाड़ी चलाना होगा तो पहले उसको 2 साल लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, तब जब 18 का होगा तब वो साहब इसके लिए मुकम्मल होगा। लेकिन ये क्या करें, तो ये कहीं ना कहीं हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब ये सोशल मीडिया और स्मार्टफोन जो है, शुरू में जब नई टेक्नोलॉजी आई थी, शायद हमें किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके फ़ायदे होने के साथ साथ इसके इस तरह से नुकसान भी होंगे, हमारे युवाओं पर इसका इतना गलत असर भी पड़ेगा। तो इस पर भी हम लोग सबको सर विचार करना होगा। और मैं तो समझता हूँ इसमें तो मतलब ये शायद राज्य स्तर का विषय ना हो, देश की संसद को ही इस पर कुछ ना कुछ, ऑस्ट्रेलिया में मैं देख रहा हूँ वो लोग कानून ला रहे हैं कि 16 साल से कम की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स अलाउ करेंगे, या स्मार्टफोन्स पे एक्सेस जो है कम से, क्योंकि क्या है, देखिए ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, इनको इस सब धंधे से बहुत अरबों खरबों डॉलर्स का मुनाफा होता है, लेकिन उस मुनाफे की खातिर हम अपनी नई पीढ़ी को बर्बाद होने नहीं दे सकते। मेरा मतलब तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, पॉक्सो के केसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारा देखिए यही प्रयास रहेगा कि ये देखिए एक निरंतर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मान लीजिए 31 दिसंबर 2024 तक पुलिस ये लक्ष्य प्राप्त कर लेगी और उसके बाद सब अच्छा आगे चलेगा। नहीं, उतार चढ़ाव आएंगे, बीच में क्राइम फ्रंट पे भी हो सकता है एकदम से बाहर के अपराधी आके या यहाँ के कुछ लोग दुस्साहस करें। लॉ एंड ऑर्डर पे भी कई बार होता है कुछ आपसी, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों में आपस में कुछ मतभेद होते हैं जो कई बार हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। तो उसमें मैं बस आप सबसे यही आग्रह करूँगा कि कम से कम मेरे रहते हुए हमारा प्रयास यही रहेगा कि सबकी बात सुनी जाए और जो जायज़ बात है उस पर अमल करते हुए पुलिस आगे कार्रवाई करे। और हमारा लगातार आगे भी मैं आता रहूँगा कुमाऊँ क्षेत्र की तरफ। पहले शुरू के 8-10 महीने क्योंकि आम चुनाव थे, उसके बाद 4 धाम यात्रा थी, और इन बच्चों को मतलब इन बच्चों को नशे की लत से बचाने के लिए हमारे पास और उपाय होने चाहिए। तो मैं इसमें यही आग्रह करूँगा विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी कि एक तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाने में जितने संगठन स्वयंसेवी संगठन आगे आएंगे, सिंह सभा से भी आग्रह करूँगा, सनातन सभा से भी आग्रह करूँगा, मुस्लिम समाज के लोगों से भी आग्रह करूँगा, ये क्योंकि ये समाज का काम है, ये धर्म का काम है।
अपनी नस्ल को नशे की लत से बचाना। तो इसमें मैं ज़रूर और इसमें जहाँ हम लोग सहयोग कर सकते हैं हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो एक तो इसमें ये था, दूसरा ये कि ये संभव नहीं है कि आपका बच्चा नशे की लत में पड़ रहा है और आपको ये बात तभी पता चले जब पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरा मानना ये है कोई बच्चा अगर नशे की लत में पड़ता है तो सबसे पहले उसके घर में उसके भाई बहन, उसके माँ बाप या उसकी क्लास में उसके दोस्त, उसके टीचर्स ज़रूर उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखते होंगे। तो अगर उसी स्टेज पर आप लोग हमारे पास आए तो हम बिना उसको कानून के शिकंजे में लाए, बिना उसको हवालात या जेल भेजे, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक मानवीय दृष्टिकोण से उसको ट्रीट करते हुए उस बच्चे को उस गर्त में जाने से पहले ही रोक लिया जाए। तो ये ड्रग्स को लेके ये हमारा प्रयास रहेगा। और जो बड़े व्यापारी हैं इस नशीले व्यापार के, आप ये तय मान के चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से, वहाँ की STF की मदद से हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई हद तक नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है वो एक अच्छी नींव पर खड़े हैं। ठीक है, बीच बीच में जैसा अनुभव नहीं होता, कई बार दिक्कतें होती, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा सर, आप सबके सहयोग से, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सबके सहयोग से सबको कॉन्फिडेंस में लेके पुलिस और पब्लिक के बीच में संवाद बनाए रखें, एक विश्वास बनाए रखें और एक सहयोग लगातार आपसे मिलता रहे और हम आपका सहयोग करते रहें। सर ने बताया कल्याण सिंह जी के बारे में, थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूँगा। जब मैंने नौकरी की शुरुआत की थी तो कल्याण सिंह जी ही चीफ मिनिस्टर थे और मेरे अपने सगे मौसा जी उनके DGP थे। तो जो भयमुक्त समाज और उस समय STF की जो स्थापना की गई थी कल्याण सिंह जी के टाइम में, सन 99 में, श्री प्रकाश शुक्ला उस समय का एक बहुत दुष्ट अपराधी था, उसका गाजियाबाद में एनकाउंटर भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस समय जो नौकरी की शुरुआत में हमने अपने घर में देखा जिस तरीके की पुलिसिंग की अवधारणा थी, तो उसी को हम कम से कम जो हमारे प्रदेश के मैदानी जनपद हैं, रुद्रपुर है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, नैनीताल का जो हल्द्वानी और उसके आसपास का इलाका है, देहरादून का सारा ऋषिकेश विकास नगर सिटी एरिया है, यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एक हम लोगों ने मित्र पुलिस वाली जो धारणा दी थी वो उस क्षेत्र के लिए थोड़ा सा उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मित्र पुलिस की धारणा हम जाग रहे हैं, लेकिन मित्र पुलिस की धारणा हमारे प्रदेश के सब नागरिकों के लिए है। मित्र पुलिस की धारणा हमारे प्रदेश में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए है, पर्यटकों के लिए है, जो निवेशक हैं, जो यहाँ पैसा लगा रहे हैं, यहाँ रोजगार जनरेट कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उनके लिए है। यहाँ के जो दुष्ट अपराधी हैं और बाहर से आने वाले खास तौर से जो अपराधी आके वायलेंट क्राइम कर रहे हैं, आपने देखा नानकमत्ता में बाबा तरसेम जी का मर्डर हुआ, उसके अलावा अभी हरिद्वार में एक बड़ी डकैती पड़ी, और दोनों में ही मुझे बहुत खुशी है कि आपकी पुलिस ने, हमारे युवा SSPs ने, उनकी टीम ने हिम्मत करके आगे बढ़ के उन बदमाशों को खोज निकाला, एक आध का एनकाउंटर हुआ, प्रॉपर्टी रिकवर हुई, षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया। तो ये हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि राज्य गठन के 24 वर्षों के अंदर जो इस प्रदेश में खुशहाली आई है, हम यूपी की तुलना करें अगर तो हमारी पर कैपिटा आय यूपी से कहीं अधिक है। यहाँ रोजगार की संभावनाएं भी यूपी से बेहतर है, जितना टूरिज्म, जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ बढ़ी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ यहाँ बढ़ी हैं, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाहर से अपराधियों को भी आकर्षित करता है। और ये बात तय है कि समय समय पे अपराधी दुस्साहस करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हमारी पुलिस प्रॉपर संख्या में है, उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, और सबसे बड़ी बात लोकल स्थानीय जनता का विश्वास और समर्थन है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीच बीच में पुलिस के व्यवहार को लेके कुछ समय समय पर दिक्कतें आती हैं, आपके जनपद में भी आई, समय समय पे मुझे माननीय विधायक जी ने भी, आदरणीय मेयर जी ने भी मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताया। मैं ज़्यादा पहले क्या हुआ उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं, मेरी आदत नहीं है कि पुरानी कमियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मेरा बस यही है कि उन कमियों से सीख लेके हम कोशिश करेंगे कि आगे आपको उस प्रकार की शिकायतें ना हो। और जहाँ तक पुलिस की वर्किंग के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अपने कार्यकाल में मेरा बड़ा स्पष्ट वो रहता है, निर्देश रहता है, अपेक्षा रहती है सभी डिस्ट्रिक्ट के SSPs से कि अपराध के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।
अपराध के मामले में किसी प्रकार का किसी भी वर्ग का अनुचित हस्तक्षेप या उसको मतलब एक गलत दिशा देने की कोशिश हम नहीं करेंगे। होता है कई बार, मैं ये नहीं कहता, मतलब मजबूरियाँ भी होती हैं। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में कई बार जनप्रतिनिधियों पर भी जनता के किसी वर्ग की तरफ से अनुचित वो आता है कि भाई आप नहीं, इसमें पुलिस को ऐसे कहिए वैसे कहिए, तो वो ठीक है, हम भी उसे समझते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जघन्य अपराधों में हमारे ज़िले के एसएसपीज़, हमारे एडिशनल एसपीज़, सीओज और थानेदार, ये इनसे मेरी उम्मीद है कि ये ईमानदारी से, निष्पक्षता से और दृढ़ता से जो सीरियस क्राइम है उस पर काम करें। और इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोगों से, खासतौर से जनप्रतिनिधियों से निरंतर फीडबैक मिलता रहे हमें। कहीं पे मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ अच्छा 100% अच्छा ही चलेगा मेरे टाइम में, लेकिन आप लोगों का अगर लगातार फीडबैक मिलता रहेगा और सही समय पे सही जानकारी हमें मिलती रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को भी सही काम करने में इसमें मदद मिलेगी। जहाँ तक रही कुछ समस्याओं की बात आई थी, एक तो एक्सीडेंट्स की बहुत बड़ी समस्या इस प्रदेश में भी है, और चूंकि जब मैं यहाँ थोड़े वक्त के लिए एसएसपी था तब भी लोगों ने आके उसके बारे में भी, उस समय तो खैर ये सारे 4 लेन कुछ भी नहीं बना था, बहुत थोड़ा काम हुआ था, नए सैंक्शन हुए थे, और तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, घंटों रामपुर वाले हाईवे पे और एक इच्छा वाले उस पर सड़क पे जाम रहता था। पर अब मेरे ख्याल से कम हाईवेज बड़े बनने से जाम की स्थिति में कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जैसा अभी बताया गया ओवरलोडिंग के कारण या जो बड़े ट्रक चलते हैं उनके कारण एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ी है और जिसमें कैजुअलिटीज़ की संख्या बढ़ी है। तो इसमें हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करके, और निश्चित रूप से अभी जो सुझाव आए थे उन पर हम अमल करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर किसी तरह से, अब ये बाईपास जब एक बार बन जाएगा तो मैं समझता हूँ जो रात को नो एंट्री के दौरान बड़े ट्रकों का आवागमन है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। 90% मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाना चाहिए, और थोड़े दिन की बात है। और लेकिन फिर भी रात में जो आपने समस्या बताई है उसका एसएसपी साहब ने नोट कर लिया है, उसका बिल्कुल निराकरण करेंगे। पार्किंग की समस्या मेरे समझ से हर जगह है। अभी मैं अल्मोड़ा नैनीताल में भी भ्रमण करके आया, यहाँ तो फिर भी देखिए मैदानी क्षेत्र है, थोड़े खाली जगह मिलने में उतनी समस्या नहीं है, वहाँ पर भी बहुत गंभीर समस्या है सभी जगह पार्किंग की। तो पार्किंग पे हम लोग एक युद्ध स्तर पर जिला प्रशासन के साथ कार्रवाई करके ये बनाने जा रहे हैं। निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी एक तो बड़ा कोई अपराध होता है तो उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो और तुरंत खुलासे के प्रयास किए जाए, और यदि उसमें बाहर के या कहीं के भी बड़े बदमाश लिप्त हैं और जिनका की पूर्व आपराधिक इतिहास है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, या तो वो स्वर्ग से धारेंगे या अस्पताल जाए। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग सख्त से सख्त जो कानून के दायरे में रहते हुए, ये भी नहीं कह रहा कि कानून का उल्लंघन करने की बात है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए जो हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो की जाए। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर क्या था? देखिए, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि चूंकि नवंबर 2023 में मैंने डीजीपी का कार्यभार संभाला था, उसके बाद कुछ ऐसी व्यस्तताएं रही। पहले इन्वेस्टर समिट था, फिर कुछ और वहां पर आयोजन थे देहरादून और आसपास के इलाकों में, फिर आम चुनाव आ गए थे, फिर चारधाम यात्रा, फिर दैवीय आपदा, फॉरेस्ट फायर, तो ध्यान उस तरफ ही ज्यादा रहा, गढ़वाल क्षेत्र की तरफ और देहरादून हरिद्वार की तरफ। तो मेरा खुद से मन था कि कुमाऊं क्षेत्र क्योंकि हमारे किसी भी हालत में मतलब उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जितना गढ़वाल का क्षेत्र है, और यहाँ मतलब पुराने समय से ये खासतौर से अल्मोड़ा नैनीताल का जो क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। तो ये था कि खुद यहाँ का भ्रमण करके अलग अलग जनपदों में वहाँ जनता के साथ संवाद करके, वहाँ की मीडिया के साथ संवाद करके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।